हम्म आज 22 फरवरी 2026 है और मतलब टेक की दुनिया पर नजर रखने वाले किसी भी इंसान के लिए ये साल एक बहुत बड़ा टिपिंग पॉइंट बन चुका है। बिल्कुल। एक ऐसा मोड़ जहां से पुरानी चीजें पीछे छूट रही हैं। हाँ हाँ, और एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो रहा है। आज हम इसी टेक की दुनिया के डेटा का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। एक ऐसा डीप डाइव जो सीधे तौर पर करियर और तकनीक की दिशा तय करता है। और रिसर्च खंगालते वक्त जो जानकारी सामने आई है वो मतलब मैं कहूंगी सच में बहुत विविध और शानदार है। सही कहा। हमने 50,000 से भी ज्यादा टेक जॉब्स के जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका विश्लेषण करने वाली रिपोर्ट्स देखी हैं। इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी और यहाँ तक कि मलयालम भाषा के बेहतरीन टेक ट्यूटोरियल्स को भी परखा है। और इंडस्ट्री के कुछ बहुत ही गहराई वाले आर्टिकल्स को भी आज की इस चर्चा का आधार बनाया है। बिल्कुल। तो आज के सफर का हमारा मुख्य लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। टेक इंडस्ट्री में जो भूचाल एआई ने ला दिया है, उसके बीच हमें ये समझना है कि क्या 2026 में पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना, क्या वो अब भी एक समझदारी भरा फैसला है? हाँ, यही सवाल है। या फिर एआई ने कोडिंग की दुनिया को इस हद तक बदल दिया है कि पुरानी भाषा है अब किसी काम की ही नहीं रही। एकदम सही। आज हम इस पूरी तस्वीर को साफ करेंगे, केवल हवाई बातों से नहीं बल्कि ठोस डेटा और एकदम जमीनी हकीकत के जरिए। तो शुरुआत उसी 50,000 टेक जॉब्स वाले डेटा से करते हैं जिसने रिसर्च के दौरान मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा था। वो आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है ना? डेटा बताता है कि पिछले सिर्फ 18 महीनों के अंदर 6.5 लाख से ज्यादा नौकरियों में पाइथन स्किल की मांग की गई है। 6.5 लाख? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब सवाल ये उठता है कि 2026 में ऐसा क्या बदल गया है जो जो इसे एक टिपिंग पॉइंट बना रहा है। इस बदलाव को समझने के लिए ना हमें आज की कंपनियों की मानसिकता को देखना होगा। 2026 कोई आम साल इसलिए नहीं है क्योंकि एआई और ऑटोमेशन अब किसी सॉफ्टवेयर के किनारे दिए गए दिलचस्प फीचर मात्र नहीं रह गए हैं। हाँ, वो अब मेन स्ट्रीम हो गए हैं। मेन स्ट्रीम ही नहीं, आज की तारीख में ये दुनिया की छोटी बड़ी कंपनियों की कोर स्ट्रैटेजी बन चुके हैं। व्यापार के बड़े फैसले अब इंट्यूशंस या अंदाजे पर नहीं लिए जा रहे हैं। वो पूरी तरह से डेटा मॉडल्स पर लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और इस पूरी डेटा क्रांति के बीचों बीच जो इंजन काम कर रहा है वो है पाइथन। एक रिसर्च रिपोर्ट में इसके लिए बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका यानी एक तरह की संपर्क भाषा। हाँ, जैसे उदाहरण दिया, एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अलग-अलग हिस्से आपस में इसी भाषा के जरिए जुड़ते हैं। आज एआई और मशीन लर्निंग से जुड़ी 72% नौकरियों में पाइथन का आना अनिवार्य है। 72%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये इंडस्ट्री का एक ऐसा स्टैंडर्ड बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना मतलब नामुमकिन है। इसी वजह से टीओबी इंडेक्स में ये लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। और इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो इस स्किल को सीख रहे हैं। डेटा पॉइंट्स की सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि जिन नौकरियों में इस भाषा की मांग है, वहां हर साल औसतन 10% की वेतन वृद्धि देखी जा रही है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी ऊपर है। बिल्कुल। शुरुआती वेतन ही $1 लाख के आसपास पहुंच रहा है। और अगर कोई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग जैसी हाई डिमांड फील्ड में विशेषज्ञता हासिल कर लेता है तो ये आंकड़ा $2 लाख सालाना तक भी जा सकता है। मार्केट सिर्फ टैलेंट नहीं मांग रहा, बल्कि सही टैलेंट के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। क्योंकि एक अच्छा डेटा मॉडल किसी भी कंपनी के लाखों डॉलर बचा सकता है। हाँ, और शायद इसी बढ़ती मांग के पीछे पाइथन की सरलता एक बहुत बड़ा कारण है। जब किसी भाषा को सीखना आसान होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अपनाते हैं, जिससे उसकी कम्युनिटी और भी मजबूत हो जाती है। सरलता से मुझे एक बहुत ही मजेदार किस्सा याद आ रहा है। हाँ हाँ, बताइए। C++ या जावा जैसी भाषाओं में ना स्क्रीन पर सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने में ही इंसान पसीना पसीना हो जाता है। सच में कोड की कई लाइनें लिखनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन पाइथन में ये बस आम बातचीत जैसा है। और मजे की बात यह है कि 1991 में जब गुइडो वैन रोसुम ने इसे बनाया तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका नाम किसी बड़े और खतरनाक अजगर के नाम पर रखा गया होगा। हाँ, पाइथन नाम सुनते ही तो वही दिमाग में आता है। बिल्कुल। लेकिन सुनने वालों को ये जानकर हैरानी होगी कि सच्चाई यह है कि उन्होंने इसका नाम अपने पसंदीदा ब्रिटिश कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के नाम पर रखा था। अरे वाह,
ये काफी दिलचस्प है। हाँ, उनका पूरा मकसद ही एक ऐसी भाषा बनाना था जो जटिल ना हो, जिसे पढ़कर मजा आए और जो इंसानी भाषा के सबसे करीब हो। और उनका वो नजरिया आज भी पूरी तरह से कायम है। आज के आर्टिकल्स में इसे एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी से समझाया गया है, एक्सेल ऑन स्टेरॉइड्स। एक्सेल ऑन स्टेरॉइड्स, ये एनालॉजी सच में बहुत सटीक बैठती है ना? जो लोग डेटा के साथ काम करते हैं उन्हें पता है कि किसी स्प्रेडशीट में अगर 20 लाख रोज का डेटा डाल दिया जाए तो वो सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है या पूरी तरह क्रैश कर जाता है। बिल्कुल। उसमें डेटा साफ करने का काम बार बार मैनुअली करना पड़ता है, लेकिन पाइथन के साथ बस कोड की 3 या 4 लाइनें लिखकर करोड़ों रोज का डेटा पलक झपकते प्रोसेस किया जा सकता है। मतलब जो काम मैनुअली करने में हफ्तों लगते हैं, वो कुछ सेकंड्स में ऑटोमेट हो जाता है। एकदम सही। ये तो हुई इसकी ताकत और सरलता की बात। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम टेक आर्किटेक्चर की गहराई में जाएं, तो एक चीज जो हमेशा से चर्चा में रहती है वो है इसकी स्पीड की कमी। ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या ये सच में एक बड़ी कमजोरी है? अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो हाँ, ये एक सच्चाई है। पाइथन में ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक या जिसे GIL कहते हैं, वो व्यवस्था होती है। ये GIL काम कैसे करता है? इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो ये एक सिंगल लेन वाली सड़क की तरह है। चाहे आपके पास कितनी भी तेज गाड़ियां हो, एक बार में एक ही गाड़ी उस सड़क से गुजर सकती है। अच्छा, तो ये बॉटलनेक बन जाता है। बिल्कुल। इसी वजह से जब बात एक साथ बहुत सारे काम करने की आती है, जिसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं, तो ये C++ जैसी भाषाओं के मुकाबले काफी धीमा साबित होता है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। वो कैसे? अगर ये सिंगल लेन सड़क की तरह धीमा है, तो फिर ये AI और डेटा साइंस जैसे भारी भड़कम कामों में नंबर 1 कैसे है? वहां तो डेटा का पूरा महासागर होता है जिसे प्रोसेस करना होता है। और यहीं पर आज की रिसर्च का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। सच तो ये है कि AI और डेटा साइंस की जो जटिल गणनाएं हैं, जो भारी भरकम गणित बैकग्राउंड में चल रहा होता है, वो पाइथन करता ही नहीं है। क्या बात कर रही हैं? तो फिर असल में वो भारी काम कर कौन रहा है? वो सारा काम NumPy और TensorFlow जैसी बेहद तेज लाइब्रेरियां कर रही हैं, और ये लाइब्रेरियां अंदर से C++ और C जैसी सुपरफास्ट भाषाओं में लिखी गई हैं। अच्छा, तो फिर पाइथन का क्या काम है इस पूरे सेटअप में? पाइथन तो सिर्फ एक यूजर फ्रेंडली रिमोट कंट्रोल की तरह काम कर रहा है। कमाल है। यानी टीवी के अंदर का कॉम्प्लेक्स सर्किट कोई और है, लेकिन हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट पाइथन है। बिल्कुल यही बात है। किसी भी इंसान को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेमोरी कैसे मैनेज करनी है या प्रोसेसर के अंदर डेटा कैसे भेजना है। इंसान का फोकस सिर्फ अपनी समस्या सुलझाने पर होता है। इंसान रिमोट का बटन दबाता है, यानी पाइथन में आसान कोड लिखता है। और बैकग्राउंड में सारा भारी काम C++ की सुपरकार वाली स्पीड से हो जाता है। ये दोनों दुनिया का सबसे बेहतरीन तालमेल है। इंसान के लिए सरलता और मशीन के लिए स्पीड। ये सच में इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब जब इसकी अहमियत और काम करने का तरीका साफ हो गया, तो अगला सवाल सीखने वालों के नजरिए से आता है। ट्यूटोरियल हेल वाली बात। बिल्कुल। इंटरनेट पर आज इतनी जानकारी है, इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं कि कोई भी आसानी से इस ट्यूटोरियल हेल में फंस सकता है, जहां बस वीडियो देखे जा रहे हैं, लेकिन असल में कुछ बनाना नहीं आ रहा। हाँ, और स्रोतों में इस बात को लेकर बहुत सख्त हिदायत दी गई है। उन्होंने एक्टिव लर्निंग पर बहुत जोर दिया है। ये एक्टिव लर्निंग का आंकड़ा क्या कहता है? डेटा साफ बताता है कि अगर कोई सिर्फ ट्यूटोरियल की वीडियो देखता रहता है तो उसे केवल 20% चीजें ही याद रहती हैं, और वो बस एक झूठे आत्मविश्वास में रहता है कि उसे सब आ गया। हाँ, ये तो बहुतों के साथ होता है। लेकिन अगर वीडियो देखने के साथ साथ खुद कोड लिखा जाए, जब गलतियां आएं और उन्हें इंटरनेट पर खोजकर सुधारा जाए, तो ये याद रखने की क्षमता 75 से 90% तक बढ़ जाती है। तो अगर आज के ट्यूटोरियल्स और आर्टिकल्स के आधार पर एक सीधा, स्पष्ट और नो नॉनसेंस रोड मैप बनाया जाए, तो वो कैसा दिखेगा? कोई कहाँ से शुरू करे? इस रोड मैप को हम 3 अहम चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण है बेडरॉक, यानी बुनियाद। शुरुआत में ही ChatGPT जैसे AI मॉडल्स बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बेसिक्स पहले साफ होने चाहिए। हाँ, सबसे पहले समझना होगा कि वेरिएबल्स क्या हैं, अलग-अलग डेटा टाइप्स जैसे लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये सब कैसे काम करते हैं। इसके बाद लूप्स पे पकड़ बनानी होगी। और मुझे लगता है इसका सबसे अहम हिस्सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसे ऊप्स कहते हैं। बिल्कुल।
ऊप्स को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये हर बार एक नई कार बनाने की बजाय एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है जिससे आप जब चाहें जैसी चाहें कार बना सकें। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। जब ये बुनियाद मजबूत हो जाए तब आता है दूसरा चरण, जिसे हम टूल किट और रास्ते कह सकते हैं। तो यहाँ से करियर के हिसाब से अलग अलग रास्ते निकलते हैं। हाँ, यहाँ से दो मुख्य रास्ते हैं, रास्ता ए और रास्ता बी। अगर किसी की दिलचस्पी वेब डेवलपमेंट में है, वेबसाइट्स बनाने में है, तो उसे रास्ता ए चुनना चाहिए। इसमें क्या क्या सीखना होगा? इसमें पाइथन के साथ जैंगो या फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क को सीखना शामिल है, और साथ ही HTML और CSS की बेसिक जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। इससे बहुत ही स्केलेबल और शानदार वेब एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता क्या है? रास्ता बी है डेटा और AI का रास्ता, जो 2026 में सच कहूं तो सबसे ज्यादा डिमांड में है। डेटा के साथ खेलने के लिए पैंडा सीखना होगा, जो असल में एक सुपर स्मार्ट स्प्रेडशीट की तरह है। और कैलकुलेशन के लिए? कैलकुलेशन और गणित को तेज करने के लिए नंपाई की जरूरत पड़ेगी। जब बात मशीन लर्निंग की आती है तो साइकिट लर्न एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह काम करता है, जिसमें हर तरह के बेसिक एल्गोरिदम पहले से मौजूद हैं। बिल्कुल। और अंत में अगर कोई डीप लर्निंग के जादू को समझना चाहता है तो उसे टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जैसे टूल्स में महारत हासिल करनी होगी। ये रोड मैप बिल्कुल सटीक है। और इसका तीसरा और आखिरी चरण है प्रोजेक्ट्स। आज की रिसर्च साफ तौर पे कहती है कि अकेले कोडिंग के सिंटैक्स रटने से बात नहीं बनेगी। एकदम सही। दुनिया भर के डेवलपर्स के साथ काम करने के लिए गिट और गिटहब जैसे टूल्स आने चाहिए। डेटा को कहां और कैसे स्टोर करना है, इसके लिए SQL का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इन सब से ऊपर है अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाना। एक असली काम करता हुआ प्रोजेक्ट जिसमें कोड काम कर रहा हो, वो किसी भी व्यक्ति के रिज्यूमे में दर्जनों सर्टिफिकेट्स पर भारी पड़ता है। हाँ, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए प्राइस ट्रैकर बना ले, या फिर अपनी दिनचर्या को ट्रैक करने वाला एक कस्टम टास्क मैनेजमेंट ऐप ही बना ले। प्रोजेक्ट्स ये साबित करते हैं कि इंसान के पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वो असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यहाँ रुककर हमें एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करनी होगी। टेक की दुनिया में जो तूफान आया हुआ है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप AI की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अगर पाइथन इतनी ही बेहतरीन और लोकप्रिय भाषा है और हर कोई इसे सीख रहा है, तो क्या 2026 में सिर्फ पाइथन सीख लेना ही करियर बचाने के लिए काफी है? ये आज के विश्लेषण का सबसे हर्ष रियलिटी वाला हिस्सा है, यानी वो कड़वी सच्चाई जिसका सामना टेक इंडस्ट्री से जुड़े हर व्यक्ति को करना ही होगा। पहली सच्चाई तो ये है कि पाइथन जानना अब कोई दुर्लभ या रेयर स्किल नहीं रही। इसे जानने वाले लाखों लोग मार्केट में हैं। हाँ, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा एक दूसरी तरफ से आ रहा है। यानी AI का सीधा खतरा? क्योंकि अब तो कोडिंग करने वाले AI मॉडल्स खुद आ चुके हैं। जी हाँ, आज ChatGPT, GitHub Copilot और Claude जैसे AI टूल्स ये खुद पाइथन का बेहतरीन कोड लिख सकते हैं, और वो भी किसी इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से। और बिना किसी सिंटैक्स की गलती के। बिल्कुल। जो लॉजिक या कोड लिखने में एक अनुभवी डेवलपर को 3 दिन का समय लगता था, आज वो काम एक सही प्रॉम्प्ट देकर कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है। तो ये सुनकर तो किसी के भी मन में डर पैदा हो सकता है। क्या पाइथन डेवलपर्स की नौकरियां पूरी तरह से खत्म होने वाली हैं? देखिए, इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि नौकरियां खत्म हो रही हैं, बल्कि नौकरियों का जो स्वरूप था वो बदल रहा है। अब कंपनियों को सिर्फ ऐसे कोडर नहीं चाहिए जो एक कुर्सी पर बैठकर ऊपर से मिले निर्देश के अनुसार बस बिना सोचे समझे कोड लिखते रहें। क्योंकि सिर्फ लाइनें टाइप करने का काम तो AI मॉडल्स उनसे कहीं बेहतर कर रहे हैं। एकदम सही। कंपनियों को अब ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्वर हों। यानी ऐसे लोग जो सिर्फ कोड नहीं लिखते, बल्कि ये समझते हैं कि असल व्यापारिक समस्या क्या है और AI को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके उस समस्या को कैसे सुलझाना है। बहुत खूब कहा आपने। एक आर्टिकल में इसे समझाने के लिए ना एक बहुत ही शानदार रूपक का इस्तेमाल किया गया है। वो क्या है? आने वाले समय में टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले किसी भी इंसान को ऑर्केस्ट्रा का सिर्फ एक म्यूजिशियन यानी वाद्य यंत्र बजाने वाला नहीं बनना है, बल्कि उस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बनना होगा। कंडक्टर मतलब जो पूरे ऑर्केस्ट्रा को दिशा दिखाता है? हाँ, एक म्यूजिशियन सिर्फ अपना वाद्य यंत्र बजाता है, लेकिन एक कंडक्टर को पता होता है कि कब कौन सा वाद्य यंत्र बजेगा, कब संगीत तेज होगा और कब धीमा, ताकि एक बेहतरीन धुन बन सके। ये सच में नजरिया बदलने वाला विचार है।
एक कंडक्टर की तरह इंसान को ये पहचानना होगा कि व्यापार की समस्या क्या है। फिर ये तय करना होगा कि कौन सा एआई टूल बेहतर काम करेगा। और ज़रूरत पड़ने पर पाइथन का इस्तेमाल करके उन सभी टूल्स को आपस में जोड़कर एक परफेक्ट सॉल्यूशन तैयार करना होगा। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि इसे कैसे कोड करें, बल्कि सवाल ये है कि एआई के साथ मिलकर इस समस्या को कैसे सुलझाएं। बिल्कुल। और जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और अलग-अलग टूल्स की बात करते हैं, तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि पाइथन के अलावा बाकी प्रोग्रामिंग भाषाओं का भविष्य क्या है। हाँ, क्योंकि टेक की दुनिया सिर्फ एक भाषा पर तो नहीं चल सकती। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर एआई और पाइथन सब कुछ कर रहे हैं, तो बाकी भाषाओं का क्या होगा? रिसर्च खंगालते वक्त अन्य अहम भाषाओं को लेकर क्या तस्वीर सामने आई? हर भाषा की अपने एक अलग जगह और अपना एक अलग गढ़ है। सबसे पहले बात करते हैं टाइपस्क्रिप्ट की। इसका क्या स्टेटस है अभी? आधुनिक वेब और ऐप डेवलपमेंट के लिए, खासकर फ्रंट एंड के लिए, ये अब डिफ़ॉल्ट भाषा बन चुकी है। इसमें साल दर साल 65% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है। और क्या एआई इसका कोड नहीं लिख सकता? दिलचस्प बात यही है कि एआई किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन तो तुरंत बना सकता है, रंग तय कर सकता है, लेकिन किसी बड़े ऐप का पूरा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर और डेटा मॉडलिंग समझना एआई के लिए आज भी बहुत मुश्किल है। और यहीं पर टाइपस्क्रिप्ट के जानकार इंसान बाजी मार ले जाते हैं। बिल्कुल। और क्लाउड या बैकएंड के लिए कौन सी भाषा बेहतर मानी जा रही है? उसके लिए गो, या जिसे गोलैंग कहते हैं, उसका नाम सबसे ऊपर उभर कर आया है। बड़ी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों और माइक्रो सर्विसेज के लिए ये शानदार है। इसमें जॉब मार्केट कैसा है? यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि गो में नौकरियां शायद पाइथन जितनी भारी संख्या में ना हो, लेकिन यहाँ जो भी नौकरियां हैं वो बहुत ही विशिष्ट है, एकदम नीश, और उनमें सैलरी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा सिस्टम सिक्योरिटी को लेकर रस्ट का नाम भी बहुत गूंज रहा है आजकल। ऐसा क्या है इस भाषा में जो डेवलपर्स इसे इतना पसंद करते हैं? स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे लगातार दिखाते हैं कि 70% से ज्यादा डेवलपर्स रस्ट को पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल सिस्टम सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस वाले कामों में होता है। और एआई के साथ इसका कैसा तालमेल है? सबसे खास बात जो रिसर्च में सामने आई वो ये है कि एआई आसानी से रस्ट की कोडिंग की नकल नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? मतलब एआई को रस्ट से क्या परेशानी है? क्योंकि रस्ट में मेमोरी मैनेजमेंट और ओनरशिप के नियम बहुत ही सख्त होते हैं। ये ऐसा है जैसे लाइब्रेरी से किताब लेने और वापस करने के बहुत ही कड़े नियम हो। इन सख्त तार्किक नियमों को बनाए रखने में एआई अक्सर गलती कर बैठता है और कोड क्रैश हो जाता है। अच्छा, इसलिए जो लोग रस्ट में महारत रखते हैं उन्हें एआई आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। एकदम सही। और आखिर में उन पुरानी भाषाओं का क्या जो दशकों से चली आ रही हैं, जैसे जावा और सी शार्प, क्या उनका युग समाप्त हो रहा है? उन्हें पुरानी कहना शायद सही नहीं होगा। आर्टिकल्स उन्हें एंटरप्राइज की सच्चाई कहते हैं। एंटरप्राइज रियलिटी, हाँ, ये सही शब्द है। दुनिया भर के बड़े बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, सरकारी सिस्टम्स और विशाल कॉर्पोरेट ढांचे आज भी जावा और सी शार्प पर ही टिके हुए हैं। दशकों पुराने बैंकिंग कोड को निकालकर रातों रात कोई नई भाषा डालना लगभग नामुमकिन है। ये तो है, वो रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। इसलिए इन भाषाओं में आज भी स्थिरता और अच्छी नौकरियों की पूरी गुंजाइश है। तो इन सभी अलग-अलग भाषाओं और उनके इस्तेमाल को देखकर एक बात जो पूरी तरह से स्पष्ट होती है और जो आज के हर आर्टिकल में एक बड़ी सलाह के रूप में उभर कर आई है, वो ये है कि भाषाओं का कलेक्शन नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 अलग-अलग भाषाएं थोड़ी-थोड़ी सीख लीं और किसी में भी महारत नहीं है। हाँ, गहराई सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे हम डेप्थ कहते हैं। किसी एक मुख्य भाषा को चुनना चाहिए और फिर उसके साथ कोई दूसरी खास स्किल जोड़ लेनी चाहिए। जैसे पाइथन के साथ एआई को जोड़ना या पाइथन के साथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ना। एकदम सही। सिर्फ एक भाषा आना काफी नहीं है। ये कॉम्बो ही 2026 और उसके बाद टेक की दुनिया में टिके रहने का असली फॉर्मूला है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि 2026 में पाइथन कोई पुराना पड़ चुका टूल नहीं है, बल्कि ये टेक जगत में एंट्री करने का सबसे मजबूत और जरूरी टिकट है। और हर किसी के लिए है। हाँ, और यहाँ तक कि जो लोग खुद को नॉन कोडर मानते हैं, जैसे प्रोडक्ट मैनेजर, एचआर या डेटा एनालिस्ट, उनके लिए भी थोड़ी बहुत पाइथन आना एक सुपर पावर की तरह है, जो उनके रोजमर्रा के काम को ऑटोमेट करके उनके करियर को एक नई उड़ान दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन एआई के इस दौर में सबसे बड़ी शर्त यही है कि खुद को सिर्फ कोडर की मानसिकता से बाहर निकालकर एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में ढालना ही होगा।
और इसी बात पर मैं आज की इस चर्चा से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बताइए। जरा सोचिए, अगर एआई अब कोड की लाइनें खुद ब खुद इतनी तेजी से लिख रहा है और जैसा कि हमने कहा कि पाइथन सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल बनकर रह गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई कंप्यूटर का कोड हो ही ना? मतलब बिना कोड के प्रोग्रामिंग। हाँ, शायद भविष्य की असली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ हमारी स्पष्ट सोच, हमारी कल्पना शक्ति और हमारा इंसानी तर्क ही होगी। हम एआई को कितनी अच्छी तरह से निर्देश दे पाते हैं, उससे कितने सही और सटीक सवाल पूछ पाते हैं, यही आने वाले समय का सबसे बड़ा कौशल होगा। जो इंसान इस सोच की भाषा को मास्टर करेगा, वही असल में भविष्य का निर्माण करेगा। बिल्कुल, ना कि वो जो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर सिंटैक्स लिखना जानता हो। ये सच में एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। मशीनें चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, उन्हें सही दिशा देने के लिए एक साफ और तार्किक इंसानी दिमाग की जरूरत हमेशा रहेगी। एकदम सही। आज टेक के इस टिपिंग पॉइंट और 2026 के डेटा को डिकोड करने के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों से बस यही कहूंगा कि नई चीजें सीखते रहिए, खुद को हमेशा अपग्रेड करते रहिए और भविष्य के इस नए युग में अपनी जगह मजबूत करते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय और एक नए डीप डाइव के साथ।